और बड़ी खबर आ रही है धनबाद से, जहां भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। हादसा डीआरएम चौक के पास नो एंट्री में हाईवा के घुस जाने के कारण हुआ है। बताया जा रहा है कि हाईवा के नो एंट्री में घुसने से कार और हाईवा की सीधी टक्कर हुई। टक्कर के कारण कार में सवार 3 लोगों की वहीं पर मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर किया गया है। हादसे में पीएमसीएच के डॉक्टर साहा, उनकी बेटी और ड्राइवर की मौत हुई है, जबकि पत्नी और नाती की हालत गंभीर है। घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया, हाईवा को जलाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को शांत कराया। के चपेट में डॉक्टर है, डॉक्टर का बेटी है, मेरा छोटा भाई है, ड्राइवर है और एक अन्य और आदमी है। तो ये सब 4 लोग आदमी है, अभी हॉस्पिटलाइज है, स्पॉट 2 है। आप बताइए क्या होगा? 120 की स्पीड में हाईवा चल रहा है धनबाद रोड में। मेरा कोई हमको पैसा के लिए मांगने के लिए आए हुए हैं जी, पैसा मांगने के लिए नहीं आए हैं। मेरा भाई मरा, इंसाफ चाहिए, कानून से चाहिए। और विभाष हमारे साथ फोन लाइन पर उनसे बात करेंगे। विभाष, क्या अपडेट है? फिलहाल दुर्गापुर जो घायल हैं उन्हें रेफर किया गया है, क्या स्थिति है फिलहाल वहां पर? विभाष, चलिए तकनीकी खामियां आ रही हैं, विभाष से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है, लेकिन फिलहाल जो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हृदय विदारक घटना है जहां पर हाईवा से सीधी टक्कर हुई है। और ऐसे में फिलहाल जो बताया जा रहा है कि पीएमसीएच के डॉक्टर समेत 3 की मौत हुई, इसमें ड्राइवर भी शामिल है। डॉक्टर, उनकी बेटी और ड्राइवर 3 की मौत हो चुकी है, जबकि पत्नी और नाती दोनों जिंदा हैं फिलहाल, लेकिन बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, जिन्हें दुर्गापुर रेफर किया गया है बेहतर इलाज के लिए। तो धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नो एंट्री का बोर्ड लगा था वहां हाईवे के प्रवेश कैसे हो गया, इस बात पर अभी प्रशासन चुप है। लेकिन इसी हाईवा की वजह से जोरदार टक्कर, सीधी टक्कर हुई है, इसमें मौके पर ही ड्राइवर डॉक्टर साहा और उनकी बेटी की मौत हो गई। विभाष हमारे साथ जुड़ गए हैं। विभाष, क्या खबर है, अपडेट क्या है? जी विवेक, देखिए आपको बता दें कि भीषण सड़क दुर्घटना हुआ है रात में, जिसमें गंभीर रूप से डॉक्टर की फैमिली घायल हुए हैं। वहीं डॉक्टर साहा और उनकी बेटी की मौत हो गई है, वहीं और गाड़ी के चालक जो है उसकी भी मौत हो गई है। और फिलहाल सभी को जो है उनके पत्नी और नाती को दुर्गापुर के अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है फिलहाल। विवेक, और क्या पुलिस क्या कह रही है? जी विवेक, देखिए एक बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि आखिर नो एंट्री में हाईवा कैसे घुसी, जबकि वहां बगल में ही, पास में ही एसएसपी का कार्यालय है, धनबाद थाना है, बावजूद इसके ये नो एंट्री में घुसी कैसे गाड़ी, ये बड़ा सवाल बना हुआ। पुलिस भी फिलहाल इससे कुछ भी कहने से बच रही है। विवेक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि हाईवा और कार की सीधी टक्कर के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हृदय विदारक हैं। और फिलहाल देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों की मदद से कोशिश की जा रही है ताकि कार के भीतर फंसे डॉक्टर और ड्राइवर और उनकी बेटी को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल बहुत ही गंभीर परिस्थितियों में डॉक्टर साहब की पत्नी और उनका नाती बच पाए हैं, लेकिन उनकी भी स्थिति बेहद गंभीर है। और मंगलवार को बोकारो का हड्डी उपचार केंद्र मरीज की मौत के बाद रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। मरीज की मौत से गुस्साए लोगों ने पत्थरबाजी की, पुलिस के साथ नोकझोंक की। हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब सिकंदर अंसारी नाम के शख्स को ज्यादा एनेस्थीसिया देने के कारण उसकी मौत हो गई। सिकंदर अंसारी को पैर टूटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि मरीज की मौत के बाद अस्पताल ने उसे दूसरे अस्पताल में रेफर किया, और दूसरे अस्पताल में मौत की पुष्टि होने के बाद लौटकर परिजनों ने हंगामा किया। घटना के बाद चिकित्सक समेत सभी स्टाफ मौके से फरार हैं। वहीं परिजनों ने अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने और डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की है। हमको उसका ना फांसी होना चाहिए, मर्डर किया है, लापरवाही से, पूरा लापरवाही से। पता ही अभी हाथ पर कोई टूटता है तो आदमी मरता है। अभी बताइए, सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद भी अभी बताइए नॉर्मल सा फ्रैक्चर था, उसमें आदमी का जान ले लेता है। यहाँ पे जो परिजनों का आरोप है कि सिकंदर अंसारी जिनके पाँव में चोट लगी हुई थी, उनका ऑपरेशन की बात थी, तो उन्हीं को परिजन बता रहे हैं कि एनेस्थीसिया देने के क्रम में कुछ हाई डोज की बात सामने आई है।
तो उसी में लोग आक्रोशित होकर यहाँ पे ये कर रहे थे, तो उसी सिलसिले में पुलिस यहाँ पे आई हुई है। कुव्यवस्था और लापरवाही के लिए बदनाम धनबाद का एशियन जालान निजी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार भी अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप है, जिससे नाराज परिजनों ने हंगामा किया है, अस्पताल में तोड़फोड़ की है। कहा जा रहा है कि बच्चों के बीच मारपीट में एक बच्चे के सिर में चोट लगी थी, इसके बाद उसे 15 सितंबर को एशियन जालान अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि उन्होंने डॉक्टर को सिर में चोट लगने की बात कही थी, फिर भी डॉक्टर पॉइजनिंग और की दवा चलाने लगे और उसके बाद जॉन्डिस की भी दवा देते रहे। जब स्थिति काफी बिगड़ गई और परिजनों ने दबाव बनाया तो बच्चे का सीटी स्कैन कराया गया, जिसमें सिर में गंभीर चोट लगने की बात सामने आई और इस बीच बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। हम बोल रहे हैं कि मारपीट हुआ है, बच्चा को देखिए कहीं चोट वोट लगा होगा। जब उल्टी कर दिया तो डॉक्टर बोल रहा है कि कोई पॉइजन खाया है क्या। हम बोले कि नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। तो फिर भी वो पॉइजन का दवाई इलाज करने लगा। मेरा बच्चा का सर में चोट था। 3-4 दिन के बाद हमारे बागडीगी के लोग आए तो बोले कि क्या सीटी स्कैन हुआ है कि नहीं, तो नहीं। तब सीटी स्कैन हुआ तब पता चला कि सर में चोट है और सूजन है। इस तरह बच्चा का स्थिति बिगड़ते चला गया सर। अगर जांच किया जाए तो हमें ये नहीं लग रहा है कि बच्चा भी है, क्योंकि 2-3 घंटा से हम लोग देख रहे हैं बच्चे का बॉडी पूरा ठंडा है और सिर्फ ये लोग वेंटिलेटर पे बच्चे को जिंदा रखे हुए हैं, जो कि बिल बनाने का एक तरीका है। अगर इतना पेशेंट आ रहे हैं, हमारा हर रोज कोई 20, 25, 30 पेशेंट आ रहे हैं, जो लोग बोलते हैं जो साइकिल से गिर गया, कहीं से कोई मारा पीटा है, तुरंत ही हम लोग जरा सिटी स्कैन तो हमारा 10 मिनट में होता है। हमारा इन हाउस सिटी स्कैन फैसिलिटी है, क्यों नहीं करेंगे? ब्रेन हेमरेज, सीवियर ब्रेन हेमरेज, पत्थर से मारा है। अगर पेशेंट्स का पार्टी, उसका पिताजी, माताजी, कोई भी बेटा, उनका कोई भी रिलेटिव, उनको शुभचिंतक कोई हम लोग को बोलते थे सर इसको पॉइजनिंग नहीं हुआ है, ये पेशेंट को हेड इंजरी हुआ था, उसको मारा गया, ट्रीटमेंट शुड हैव स्टार्टेड इमीडिएटली। और धनबाद में पुलिस के एक जवान ने अपने आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक जवान मैथन ओपी में तैनात था। ड्यूटी पर नहीं पहुंचने के बाद जब उसकी खोजबीन की गई तो खुदकुशी का पता चला और घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक जवान प्रेम प्रकाश यादव पारिवारिक कलह और बैंक लोन के कारण परेशान था और घटना के बाद मृतक जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। राजधानी रांची में पुलिस प्रशासन लाख दावा करे, लेकिन अपराधियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को बाइकर्स गैंग ने विधानसभा के महिला कर्मचारी से छिनतई कर पुलिस के दावों की कलई खोल दी। वारदात शहर के अति महत्वपूर्ण इलाके भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के आवास से महज कुछ ही दूरी पर हुई। पीड़ित महिला के माने तो बैंक से पैसे निकाल कर जा रही थी, तभी बाइक सवार अपराधी उनका पर्स छीनकर फरार हो गए और महिला के मुताबिक पर्स में 90,800 रुपए के अलावा मोबाइल, आधार कार्ड, पासबुक जैसे जरूरी कागजात थे और घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। डुरांडा गई थी सर, वहाँ से 90,000 रुपया निकाल के अपने घर लौट रही थी। उसी बीच में धोनी के घर के पीछे एक छोटा सा पार्क है, तो वहाँ बेटी बोली कि पार्क घुसेंगे, तो बोले नहीं घुसते हैं। तो मेरी बेटी जल्दी से उतर गई और बस वहीं पर उतरे, गाड़ी रोक दिए। गाड़ी रोक के बैग थैला था उसको पकड़े, उसी में 2 बाइक वाला आया, उसके बाद बैग छीन के ले गया। मंगलवार को रांची में आईटी विभाग के एक साथ महावीर, मेडका, जेडी मॉल में छापेमारी से हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारी महावीर, मेडका और जेडी मॉल के दस्तावेजों की जांच की। दुमका की एक लड़की को उसके ही माता पिता की तरफ से बोकारो में एक ईसाई परिवार के हाथों बेचने का मामला सामने आया है। घटना जरीडीह थाने के बारीडीह की है। मामला तब सामने आया जब लड़की के साथ घर में प्रताड़ना और छेड़छाड़ की सीमा पार कर दी गई। पिता बना बेटी का सौदागर, मामूली पैसे के लिए अपनी ही बेटी को बेचा। ईसाई फैमिली ने सौदे के बाद बच्ची पर ढाया जुल्म। बच्ची ने ईसाई फैमिली पर लगाया मारपीट का आरोप। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी डाल रहा था परिवार। मारपीट से परेशान बच्ची ने थाने में दर्ज कराया एफआईआर। स्टील सिटी बोकारो में एक ऐसे पिता की कहानी सामने आई है जिसने पैसे की लालच में अपनी ही बेटी को दरिंदों के हाथों में बेच दिया। बोकारो के जरीडीह थाने इलाके के बालीडीह में 2011 में लागेन हांसदा ने 7 साल की बेटी को एक ईसाई परिवार मेनन तिग्गा के पास भेज दिया था। मेनन तिग्गा का दामाद
संजय तिग्गा अब उसी लड़की पर जुल्म और सितम ढा रहा है। दुमका के रहने वाले हैं। यहाँ पर हमको बेचा गया है मनन तिग्गा के यहाँ। ये लोग बहुत खराब लोग हैं। ये लोग बहुत मारते हैं, पीटते हैं, बहुत गंदे गंदे हरकतें करते हैं मेरे साथ, जो हम नहीं करना चाहते हैं। जब पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो ये लोग बहुत मारते हैं। बच्ची ने ईसाई परिवार पर केवल मारपीट का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप भी इस परिवार पर लगाकर सनसनी फैला दी है। जब लड़के लोग आते हैं तो मेरे कमरे में आ जाते हैं, गलत तरीके से छूते हैं हमको, और हम बचने के लिए हम इधर उधर दौड़ते रहते हैं, पर जब बताते हैं तो लोग चुपचाप रहते हैं, कुछ भी नहीं बोलते हैं। परिवार की प्रताड़ना और गलत हरकतों से तंग आकर पीड़ित लड़की ने नरकरा की रहने वाली महिला के सहयोग से जरीडीह थाने में आवेदन दिया है, जिसमें ईसाई परिवार के खिलाफ धर्म परिवर्तन और छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। एप्लीकेशन आई है एक लड़के के द्वारा, इसी बात को लेकर धर्म परिवर्तन और यौन शोषण की बात है या छेड़छाड़ की बात है, तो आवेदन लिया है, उनको काउंसिल किया है और पुलिस अभी जांच में। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस भले ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही हो, लेकिन पीड़ित लड़की के बयानों ने हमारे समाज के खोखलापन को उजागर कर दिया है। ज्ञानेंदु, न्यूज़ 18, बोकारो। धनबाद नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की न्यूज़ 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद असर हुआ है। न्यूज़ 18 पर शहरी क्षेत्र में गरीबों को पीएम आवास देने में अधिकारियों की लापरवाही की खबर दिखाई गई थी और खबर के बाद हरकत में आए नगर निगम प्रबंधन ने दलित परिवार को मदद देने का भरोसा दिलाया है। नगर आयुक्त चंद्र मोहन कश्यप के मुताबिक जिन लोगों ने नियम का पालन किया है उन्हें आवास की शेष किस्त देने का निर्देश दिया गया है। आपको बताएं कि पीएम आवास योजना में निगम ने 2015 से 2018 के बीच 6400 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 1450 पूरे हो चुके हैं और कुछ की राशि के अभाव में निर्माण रुके हुए हैं। अधिकारियों द्वारा लक्ष्य को पूरा करने के लिए कागजों की छानबीन किए बिना ही राशि निर्गत करने के 183 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दर्जनों दलित परिवार को मकान के लिए दी जा रही किस्त रोक दी गई है। मंत्री आवास योजना का गाइडलाइन है, उसमें जो फिट बैठते हैं उनमें कोई बाधक नहीं आएगा निगम के तरफ से। जिनको 3 किस्त मिलने के बाद पैसा रोक दिया गया और पैसा नहीं, उनको पैसे दिए जा रहे हैं अगर वो गाइडलाइन के अनुरूप है तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर को झारखंड की धरती से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत करेंगे। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा रांची पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ प्रभात तारा मैदान का मुआयना किया और स्वास्थ्य अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जेपी नड्डा ने प्रोजेक्ट भवन में सीएम की मौजूदगी में स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें आयुष्मान योजना की तमाम बारीकियों पर विस्तार से चर्चा हुई और साथ ही देवघर में एम्स के अलावा अन्य 4 मेडिकल कॉलेजों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में झारखंड ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया है। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रांची के हेरू बस्ती में लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता के बूते ही बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि सूर्यास्त होने की वजह से मंत्री जी का सफाई अभियान नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने लोगों को स्वच्छता के साथ डेंगू, मलेरिया और जापानी इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी दी और प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। रांची महानगर मंडल के अंतर्गत बेटू गांव में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोगों के इधर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत सिन्हा मंगलवार को पतरातू पहुंचे, जहां उन्होंने 7 साल से बंद पड़ी पीटीपीएस के अस्पताल का उद्घाटन किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने पतरातू के विभिन्न चौक चौराहों पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पीटीपीएस द्वारा स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया और कहा कि पीटीपीएस विश्व का आधुनिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला संस्थान बनेगा। प्रकार से जो बहुत दिनों से लोगों की एक मांग थी कि इस ओपीडी को चालू कराया जाए, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, वो अब मिल जाएंगी लोगों को। मैं सब लोगों को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि पीवीयूएनएल के द्वारा इस कारखाने में बहुत बड़ा एक निवेश होने वाला है। लगभग 19,000 करोड़ का यहाँ निवेश होगा। झारखंड में
हो चुका 34वां नेशनल गेम घोटाला और ईडी जल्द ही इस घोटाले मामले में एक बड़ी कार्रवाई कर सकती है। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज करने वाली है इस मामले को और झारखंड की एसीबी के सुस्त पड़ने पर ईडी जल्द ही इसे टेक ओवर करने वाली है और ईडी की टीम ने एसीबी के कुछ अधिकारियों से दस्तावेज की डिमांड की है। मामला दर्ज होते ही अधिकारियों और नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और 8 साल पहले 34वें नेशनल गेम्स के दौरान बड़े फर्जीवाड़े की बात सामने आई थी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे आज शहर में गांधीनगर चौक के पास एक भव्य विवाह भवन का शिलान्यास करेंगे। सीएसआर के तहत बनने वाले इस मैरिज हॉल के निर्माण पर करीब 1 करोड़ रुपए का खर्च होना है, लेकिन अभी तक वहां पर अतिक्रमण कर रहे लोगों ने जगह खाली नहीं की है। लिहाजा एसडीओ ने अतिक्रमणकारियों को तुरंत इस जगह को खाली करने का आदेश दिया है। वर्तमान में इसका स्वरूप बदल गया है। लोग यहाँ पे अवैध ढंग से कब्जा करके रह रहे हैं। पहले भी इन लोगों को करीब 3-4 महीने पहले चलाया गया था अभियान जब शहर में, उस समय भी बोला गया था, इन लोगों के द्वारा कहा गया था कि हम 24 घंटे में खाली कर देंगे। अस्थायी रूप से इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, अभी तक नहीं खाली किया है और हम लोगों का यहाँ कुछ हर घर बिजली योजना के तहत झारखंड में तेजी से काम हो रहा है। सरकार लक्ष्य से पहले ही पूरे राज्य का विद्युतीकरण करने में लगी है। सरकार के इस कदम का आम नागरिकों ने सराहना की है। केंद्र सरकार के संकल्प हर घर बिजली का झारखंड में असर दिखना शुरू हो गया है। सरकार उन घरों तक बिजली पहुंचाने में लगी हुई है जहां आजादी के 70 साल बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा। ऐसा ही एक इलाका है पूर्वी सिंहभूम जिले का घाटशिला अनुमंडल। घनघोर जंगलों से घिरे इस इलाके में सरकार ने बिजली को पहुंचाकर अंधियारे को दूर कर दिया है। बिजली पहुंचने के बाद लोगों ने सरकार के काम की सराहना की है। हम लोग रघुवर सरकार से अच्छा काम कर रही है। अब भगवान करे और आगे साल में इसका राज रहे, अच्छा काम करे, इससे सारा पब्लिक खुश है। तो हम लोग के पहले से भी अच्छी है और अभी जो हाल फिलहाल में इधर लगाया गया है तो वो तो और भी बढ़िया हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को लाइट तो बराबर रह रही है। झारखंड के गांव में सौभाग्य योजना ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत तेजी से बिजली को पहुंचाया जा रहा है। आंकड़ों की माने तो राज्य में कुल 32,520 गाँव हैं और लगभग सभी गाँव में बिजली पहुँचा दी गयी है। गांव में बिजली पहुंचाने के बाद सरकार सभी घरों में बिजली पहुंचाने के काम में लगी है, जिसे 2018 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 20 से ज्यादा एजेंसियां दिन रात काम में जुटी है। बिजली तो अभी बहुत बढ़िया अभी हुआ है, अभी सुधार, सभी तार अभी पोल उल भी सुधार हुआ है। घर घर में भी सब घर बस्ती जहाँ पे नहीं पहुँचा था लाइट वहाँ भी पहुँच गया। अभी नीचे साइड में भी अच्छा काम कर रहा है और लोगों को सुविधा दे रहा है। इससे लोग तरक्की कर रहे हैं। हम लोग का गांव में भी रास्ता बनवा दिया, उससे काफ़ी सुविधा हो रहा है। जैसे पहले पानी उनी डिल जाता था, अब नहीं डिलता है। केंद्र की सौभाग्य योजना को पूरा करने का लक्ष्य 31 मार्च 2019 का है, लेकिन रघुवर सरकार जिस मुस्तैदी के साथ इस काम को पूरा करने में लगी है, वैसे में संदेह नहीं है कि झारखंड में इसे समय से पहले पूरा कर लिया जाएगा। लोगों के जीवन में रोशनी लाने वाली ये योजना झारखंड में अपनी सफलता की कहानी लिख रही है। राजेश कुमार, न्यूज 18, रांची। खबर है जामताड़ा से, जहां सरकारी स्कूल में काम कर रहा एक पारा टीचर पेट चलाने के लिए सब्जी बेचने को मजबूर है। ये हाल मेंजिया पंचायत के गोखलाडीह का है। सब्जी बेच रहे शिक्षक का नाम नेमरा है, जो 2003 से पारा शिक्षक का काम कर रहा है। समय पर मानदेय नहीं मिलने के कारण शिक्षक नेमरा पेट चलाने के लिए सब्जी बेचने के लिए मजबूर है। सब्जी बेचकर निमरा को प्रतिदिन 200 रुपये की आमदनी होती है, जिससे उसका परिवार चलता है। निमरा की हालत झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की कलई खोल रही है। मिलता है जिसमें अपना परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है, जिसके कारण उसको मजबूरी से अपना परिवार निर्वाहन करने के लिए उसको खेती करना पड़ता है। इसका पैसा हम लोग को समय पर नहीं मिलता है, इसीलिए अब खेती जरूरी है। पेट तो मानेगा नहीं, बाल बच्चा भी मानेगा नहीं, भूखे प्यास तो नहीं रह सकते हैं। सरकार खेती के लिए हम लोग की व्यवस्था नहीं, अपने से व्यवस्था जो है 2 बैल है, उसी से अपना जोतते हैं सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। इसके बाद नहा धो के स्कूल जाता है। चक्रधरपुर के जेएमएम विधायक शशिभूषण सावंत मंगलवार को करीब 2.5 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। विधायक पर चक्रधरपुर के एक शिक्षक से मारपीट का आरोप था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई हो सकी। विधायक के चक्रधरपुर पहुंचने पर जेएमएम कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया।
दुमका के संत जोसेफ स्कूल में सीनियर्स द्वारा जूनियर छात्रों को नशे में धकेलने और घर से पैसे की चोरी करने के लिए मजबूर करने के मामले में 2 आरोपी छात्रों को स्कूल से निकाला गया है। बिशप जूलियस मरांडी ने कहा कि स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने राकाबनी मोहल्ले के एक प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी कर 1260 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है और साथ ही प्रिंटिंग प्रेस के संचालक 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। तो निकाल दिए, सीसीटीवी और मजबूत कर रहा है और बच्चों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। शिक्षकों द्वारा, प्रिंसिपल्स और जो भी कर्मी काम करते हैं उनके द्वारा। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव उनकी पत्नी निर्मला देवी पर व्हाट्सएप के जरिए आरोप गठन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी के पास पहुंच गया और इस पर अब 5 सदस्यीय कमेटी फैसला लेने वाली है। चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस के नेतृत्व में यह कमेटी बनाई गई है। दरअसल व्हाट्सएप के जरिए आरोप गठन पर सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को फटकार लगाई थी और इसे न्याय प्रक्रिया के खिलाफ बताया था और इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने हजारीबाग कोर्ट की विस्तृत जांच रिपोर्ट की मांग की थी। हजारीबाग जिला जज ने पूरी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। और झारखंड हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले में निचली अदालत द्वारा 2-2 साल की सजा सुनाए जाने पर नाराजगी जताई। जस्टिस केपी देव की कोर्ट ने सभी दोषियों का बेल बॉन्ड खारिज कर दिया और साथ ही साहिबगंज एसपी को सभी दोषियों को 48 घंटे में गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दरअसल साहिबगंज की निचली अदालत ने 2005 में दुष्कर्म के एक मामले में 5 दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ दोषियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी और इसी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सभी दोषियों के बेल बॉन्ड खारिज कर दिए। साथ ही राज्य सरकार ने पूछा कि इस मामले में सजा की अवधि बढ़ाने के लिए अपील क्यों नहीं दाखिल की गई। मामले की अगली सुनवाई 3 महीने बाद होनी है। और झारखंड की बाकी खबरों को देखने के लिए लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18jharkhand.com पर।